हाल ही में कनाडा विशाल अग्नि की विभीषिका से घिरा रहा और इस अग्नि से निकली काली साया में पड़ोसी मुल्क अमेरिका भी सिमटा हुआ नजर आया। इस काली साया से न्यूयॉर्क का शहर जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है वो भी इसकी काली जद में इस प्रकार समाया कि धुंध और प्रदूषण के वशीभूत होकर वह विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर चला गया। कुछ इसी से मिलती जुलती खबर आज हम आपके सामने चर्चा में लेकर आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनडेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा इस शीर्षक के अंतर्गत कि टिंडर बॉक्स बना कनाडा। टिंडर बॉक्स क्या होता है और कनाडा के लिए यह शीर्षक क्यों दिया गया है, आज के संदर्भ में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये बताते चलें कि यह संदर्भ हमने कहां से लिया है। तो डाउन टू अर्थ की एक खबर है कि क्लाइमेट चेंज टर्न्ड कनाडा इनटू टिंडर बॉक्स, डबल चांसेस ऑफ एक्सट्रीम वाइल्ड फायर्स, ये रिसर्च कहती हैं। इस खबर के प्रेरणा के आलोक में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आज की चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है, जैसा कि आपने ऊपर देखा। फिर हम देखेंगे कि हालिया स्थिति क्या है, फिर इस घटना के कारण क्या थे, कारण के बाद उनका प्रभाव क्या हुआ, फिर इसके क्या संभावित उपाय हैं उन पर हम विचार करेंगे, और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न ये जानने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा है। साथ ही आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत यह संदर्भ महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा। सबसे पहले हम देखेंगे कि हालिया स्थिति क्या है। इससे पहले आपको मैंने बताया कि यह खबर चर्चा में क्यों थी। खबर चर्चा में इसलिए थी क्योंकि कनाडा अभी वहां पर एक विशाल अग्निकांड हुआ, वनाग्नि जिसको कहते हैं, जंगल की आग के नाम से जानते हैं। उस जंगल के आग की विभीषिका का दंश अभी तक झेल रहा है कनाडा। हुआ कुछ यूं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया, उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यून इनिशिएटिव। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि मई से जुलाई तक के समय में भीषण आग के पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या था। वो मुख्य कारण था जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आग की संभावना दोगुनी हुई। जलवायु परिवर्तन के अलावा इसको भी जिम्मेदार माना गया और रिकॉर्ड वनाग्नि देखी गई। साथ ही यह बताया गया कि इस अग्निकांड में लगभग 17 लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोग यहाँ से विस्थापित किए गए। 1940 के बाद यह जो समय था वो सबसे गर्म समय था। हालांकि 1998 का रिकॉर्ड अभी तक कायम था, लेकिन उस रिकॉर्ड को इसने 0.8 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ उसको तोड़ते हुए प्रथम पायदान पर गया। और 25 वर्ष में ये कहा जा रहा है कि एक बार ऐसा अग्निकांड होता है, अर्थात हर वर्ष इसके होने की प्रतिशतता 4% है। आगे अगर हम नजर डालें तो कनाडा पे एक दृष्टि डालें तो कनाडा के 10 प्रांत हैं और 10 प्रांत के हर क्षेत्र इससे प्रभावित थे। 400 से ऊपर क्षेत्र, 414 जगह प्रभावित थे, जिसमें से 200 से ऊपर स्थानों पर आग इस प्रकार थी कि वहां पर उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका, अनियंत्रित स्थिति थी। 33,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसने कवर किया था और ये उतना क्षेत्र है, उतना बड़ा क्षेत्र है जितना यूरोप का एक राष्ट्र बेल्जियम का एरिया है। इतने बड़े क्षेत्र में इस अग्नि ने प्रभावित किया और इसके प्रभाव पर अगर हम नजर डालें तो पिछले 10 साल के औसत से 13 गुना ज्यादा था। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कनाडा का क्षेत्रफल रूस के बाद द्वितीय पायदान पर यह आता है और 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और दुनिया के अगर वन की बात करें तो दुनिया का 9% वन धारित करता है कनाडा। और इस जंगली क्षेत्र में जब आग लगती है, अग्नि की विभीषिका देखी जाती है, तो इससे इसका पड़ोसी मुल्क अमेरिका भी प्रभावित हुआ। और इस कदर प्रभावित हुआ कि अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, जहां पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, वहां का प्रदूषण स्तर 300 से ज्यादा, अगर वहां का इंडेक्स देखा जाए प्रदूषण का, तो आईक्यू इंडेक्स 300 से ज्यादा चला गया, जो कि 10 गुना तकरीबन ज्यादा था। और दिल्ली के इंडेक्स के लगभग 2 गुने स्तर पर यह पहुंच गया, जबकि WHO का जो मानक था उसकी तुलना में इसमें 10 गुना वृद्धि देखी गई। इसके अलावा इससे पहले इस प्रकार की घटना ऐसा नहीं कि यहाँ प्रथम दृष्टया हुई, इससे पहले भी स्पेन में, ग्रीस में, फ्रांस में, पुर्तगाल में और क्रोएशिया में यह अग्नि की विभीषिका देखने को मिली, वनाग्नि देखने को मिली। तो आइए आगे की यात्रा हम करते हैं और जानेंगे कि इस वनाग्नि का कारण क्या है जिससे विश्व के अधिकांश हिस्से ग्रसित हैं।
न सिर्फ यूरोप के बल्कि उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ घटना ऐसी घटी थी और भारत में भी इस प्रकार की घटना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और गोवा जैसे महाराष्ट्र के राज्यों में देखने को मिलती रहती है। सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि इसका कारण क्या है। तो इस कारणों को हम दो श्रेणियों में विभाजित करके देखेंगे। एक कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरे हैं इसके मानव जनित कारण। तो प्राकृतिक कारणों पर अगर नजर डाला जाए तो इसके कारणों में सबसे ज्यादा एक कारण है ज्यादा गर्मी, तापमान बढ़ना, जिसके लिए शायद यह घटना जिम्मेदार है जो उसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। वनाग्नि की घटना के लिए अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ेगा तो यह उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करेगी। दूसरा हम देखें तो शुष्क मौसम, अर्थात मौसम में अगर नमी की कमी होगी, बरसात कम होगी, शुष्कता ज्यादा होगी तो वनाग्नि के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल होगी। आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई लकड़ी है, अगर उसमें नमी है तो वो जल्दी नहीं जलेगी, अगर उसमें नमी नहीं है, वो सूखी है तो वो जल्दी जल जाएगी। कुछ इसी प्रकार की स्थिति के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। कम वर्षा का होना और जल स्रोतों की कमी इसमें चार चांद लगाता है, अर्थात इसके लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करता है। आगे अगर नजर डालें तो मिट्टी और वनस्पतियों का सूख जाना, जब बरसात नहीं होगी, वर्षा की मात्रा के कारण न होने के कारण पानी की कमी होगी और वो मिट्टी और वहां की वनस्पतियां सूखी होंगी, और कोई भी चीज जब सूखी होगी तो वो जलने के लिए अनुकूल होगी, तो ये भी एक कारण है। साथ ही इन सभी कारणों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है जलवायु परिवर्तन, जैसा कि रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। और जलवायु परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं मानव जनित गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अभी से इस पर विचार करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन पर केवल हमें किताबी बातों के अलावा अमली जामा भी पहनाने की तरफ सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन का परिणाम ग्लेशियर पिघलते हैं, अनियंत्रित व्यवस्थाओं का जन्म होता है, शुष्क मौसम, कहीं बरसात का ज्यादा होना, कहीं कम होना, इन सारे चीजों के पीछे जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है। इसके बाद आकाशीय बिजली, अगर कहीं सूखी स्थिति है, जंगलों में आग लगने के लिए आकाशीय बिजली बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वहां पर चिंगारी या अग्नि का जन्म होगा और पूरे जंगल को आग की जद में वो शामिल करने का कारक बनता है। इसके अलावा जंगलों में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें चीड़ और बांस का उल्लेख किया जा सकता है। ये चीड़ और बांस ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि अग्नि को उत्पन्न करने का कारक बनते हैं। बांस की रगड़ से चिंगारी उत्पन्न होती है और चीड़ जलने के लिए बहुत अनुकूल होता है, उसकी पत्तियां नुकीली होती हैं और जब वो सूखती हैं तो जलने के लिए तुरंत ज्वलनशील पदार्थ की तरह वो तुरंत उनमें आग पकड़ लेता है। साथ ही तेज गर्म हवाएं, हीट वेव, इसका एक कारण है। जंगल की आग के लगने की वजह से हीट वेव में और वृद्धि ही होती है, तो ये इसका कारक भी है और इसकी वजह से इसमें वृद्धि भी होती है। हीट वेव मतलब वो गर्म हवाएं हैं, जैसे भारत में लू चलती है, इस प्रकार के जंगल की आग की घटनाओं से यूरोपीय देशों में भी हाल में हीट वेव चलती हुई, मतलब गर्म हवाएं चलती हुई दिखाई देती हैं, जिससे कि वहां का औसत तापमान पहले की तुलना में काफी ज्यादा देखने को मिला है। यूरोपीय देशों में औसत तापमान, कुछ ऐसे देश हैं जैसे पुर्तगाल की बात कर लें, 20-22 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, लेकिन हालिया में देखा गया है कि वहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया है। तो ये तेज गर्म हवाएं उसके लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा अगर मानवीय कारण की बात करें तो मानवीय कारणों में जो मानव जनित लापरवाही है, हम इस तरह के जंगलीय जगहों पर जब पर्यटन के लिए जाते हैं तो मानव द्वारा धूम्रपान किए जाने या बोनफायर जलाए जाने या अस्त व्यस्त कहीं भी अगर किन्हीं मानवीय गतिविधियों के कारण कोई चिंगारी उत्पन्न होती है तो इस प्रकार के जगह पर वो अग्नि उत्पन्न करने का एक कारक बन जाती है। साथ ही मानवीय लापरवाही में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे हमने ऐसा प्रबंधन नहीं किया जिसकी वजह से वहां की आग को नियंत्रित किया जा सके। जैसे नियंत्रित आग अगर जलाई जाए तो ये उस प्रबंधन को और दुरुस्त कर सकता है। जर्जर वन प्रबंधन में भी ये कारक आप देख सकते हैं कि अगर नियंत्रित अग्नि जलाई जाए, अर्थात वनों में कुछ जो सूखे पत्ते या इस तरह की चीजें हैं जो अग्नि के उत्पन्न होने का कारक बन सकती हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके निगरानी में अगर जलाया जाए, प्रबंधित तरीके से जलाया जाए,
तो भविष्य में वो स्वयं उत्पन्न होने वाली अग्नि की घटनाओं को रोकेंगी। तो वन प्रबंधन भी, जर्जर वन प्रबंधन भी इसका एक कारण है। साथ ही जनजातीय प्रतिक्रिया, जंगली क्षेत्रों में कुछ ऐसी जनजातियां निवास करती हैं जिनको अगर ट्रेंड किया जाए इस कदर से, ताकि उनके माध्यम से कुछ ऐसी प्रतिक्रिया ना हो जिससे कि जंगलों में आग उत्पन्न हो सके, वो उनकी स्थानीय संस्कृति के अनुरूप आग के साथ किया जाने वाला कोई कृत्य भी हो सकता है, भोजन में उपयोग किए जाने वाले अग्नि के अन्य संसाधन भी हो सकते हैं, और साथ ही कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिसमें आग का इस्तेमाल किया जाता है। जंतु प्रतिक्रिया में विशेष रूप से पक्षियों का उल्लेख किया जाता है कि यूरोप में एक विशेष प्रकार की ऐसी पक्षी देखी गई जो जब आग जलती है तो तिनका ले जाके दूसरी जगह गिरा देती है, जिससे अग्नि और फैलती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह कितना प्रमाणित है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जंतु प्रतिक्रिया को भी इसमें एक कारण हम मान सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो इनके कारण थे, इनकी इससे क्या हानि होती है, मानव जीवन को या वैश्विक समुदाय को कैसे ये प्रभावित करते हैं, उस पर एक दृष्टिकोण डालें। तो सबसे ज्यादा इस अग्नि की घटना से जिस चीज पर प्रभाव पड़ता है वो है यहाँ की जैव विविधता पर। जैव विविधता का मतलब किसी एक जगह पर जैविक जो भी हमारी इकाइयां हैं उनके विभिन्न विविधताओं को बने रहने पर ही उस समुदाय को सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अगर वहां की विविधता में अगर बड़ी वनाग्नि होगी तो कहीं ना कहीं वो नष्ट होगी, जिससे कि जैव विविधता को खतरा होगा। विशेष रूप से एक ऐसी प्रजाति जो कीस्टोन प्रजाति जिसको कहते हैं, कीस्टोन प्रजातियां अगर नष्ट होंगी तो एक विशेष प्रजाति या उससे संबंधित अन्य प्रजातियां भी फूल और पनप नहीं सकेंगी। इसलिए प्रजातिगत संकट यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो जैव विविधता को एक बहुत बड़ा खतरा होता है। साथ ही कार्बन चक्र दुष्प्रभावित होगा। अगर वनों में आग लगेगी तो वनों की आग से कार्बन की बहुत भारी मात्रा निकलेगी, और इस कार्बन की भारी मात्रा को अवशोषित अगर नहीं किया जा सकेगा, कार्बन सिंक अगर प्रभावित होगा तो उससे पूरा कार्बन चक्र दुष्प्रभावित होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा से, जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो उसमें भी अभिवृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी। जैव संपदा की हानि होगी। कहीं भी अग्निकांड अगर होगा और इतने बड़ी मात्रा पर अगर होगा तो जैव संपदा की हानि स्वाभाविक है। कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी। स्थानीय संस्कृति और स्वास्थ्य, कुछ ऐसी स्थानीय संस्कृति होती है जो जंगली क्षेत्रों में ही संरक्षित होती है। अगर इस प्रकार के कांड होते हैं, विशाल अग्निकांड होते हैं, तो इन संस्कृतियों के नष्ट होने का खतरा होता है। जैसे गोवा की जारवा शोम्पेन जो जनजातियां हैं वो काफी सीमित मात्रा में अब उपलब्ध हैं। अगर वहां पर इस तरह का कांड हो जाए तो उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर खतरा हो सकता है। वैश्विक परिदृश्य में भी यही बात लागू होती है। रोगों में वृद्धि, इससे निकलने वाले धुएं से, स्मॉग से, श्वास से संबंधित कई रोग हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। अस्थमा, टीबी, साथ ही ब्रेन से, मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं। तो रोगों में अभिवृद्धि देखी जाती है, साथ ही प्रतिरोधक क्षमता में हमारी कमी देखी जाती है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी वृद्धि होती है वनाग्नि की घटना से। विशेष रूप से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वहां पर एक रिसर्च पेपर के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई थी कि दूषित जो वहां पर वनाग्नि हुई थी, उस वनाग्नि में मीथेन की मात्रा जो निकली वो उस राज्य में मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत थी। तो ये एक चिंता का विषय है कि इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी काफी वृद्धि देखने को मिलती है। दूषित हवा से दुनिया में 30 लाख लोग आज प्रभावित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना गंभीर विषय बन पड़ता है। आगे अगर हम नजर डालें तो इसके क्या बचाव हो सकते हैं, बचाव और क्या उपाय हो सकते हैं, तो एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। किसी भी इस प्रकार की घटना में बचाव का सबसे पहला और प्रमुख जो चीज है, उस दिशा में हमको जागरूक होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो है वो हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए। इसके अलावा इस स्तर पर नीति निर्माण ही सिर्फ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन होना चाहिए। तो ये किसी भी समस्या से निपटने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम उसके संदर्भ में विचार करें, नीति निर्माण करें और उसका ठीक ढंग से क्रियान्वयन करें। इसके बाद यहाँ पर एक प्रमुख विधि हो सकती है, अग्निरोधी वृक्षों को हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब ये अग्निरोधी वृक्ष क्या होते हैं, तो आप समझें कि कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी छाल मोटी होती है और जिनमें नमी धारण करने की क्षमता होती है।
ऐसे वृक्ष आग लगने से रोकते हैं, या जंगल में अगर आग लगी और ऐसे वृक्षों की श्रृंखला बीच में पड़ी तो वो उस आग में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो क्यों ना ऐसे वृक्षों की संख्या बढ़ाई जाए, श्रेणीवार क्रम में उनको लगाया जाए कि जंगल की आग को रोका जा सके। साथ ही सूचना निगरानी प्रणाली को हम मजबूत करें कि किसी स्थान पर अगर जंगल की आग लगती है तो शीघ्र वो सूचना ऐसे सेंटर्स तक पहुंच सके कि उसके संबंधित उपायों को शीघ्रता से वहां लागू किया जा सके। सूखे पेड़ की कटाई हो, अगर कोई जंगल में पेड़ सूख गया जो कि ऐसी अग्नि घटना को और बढ़ा सकता है, तो ऐसे पेड़ों को फिल्टर करके काट के हटाया जाना चाहिए जिससे कि ये आग न फैल सके। साथ ही बीच बीच में कुछ ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से खाली जगह छोड़नी चाहिए और वहां पर ऐसे या तो वृक्ष लगाए जाएं जो इस आग को रोकते हैं, या तो कुछ ऐसी झाड़ियां लगा दी जाएं जिससे कि आग का दायरा सीमित हो, वो बहुत बड़ी या लार्ज स्केल पर फैल ना सके। साथ ही जनजातीय प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाए। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए कि वो इस प्रकार की आपदा से तुरंत जो भी संभव तरीका हो उससे निपटने की क्षमता विकसित कर सके। साथ ही आर्थिक सहायता के माध्यम से उन्हें और सशक्त बनाया जा सकता है और इस दिशा में उनके आकर्षण को भी बढ़ाया जा सकता है। डंपिंग साइट की निगरानी की जाए। डंपिंग साइट वो जगह होती है जहां पर ढेर सारा कूड़ा ले जाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है, डाला जाता है। दिल्ली में गाजीपुर में एक बहुत बड़ी डंपिंग साइट है, वहां पर हाल ही में एक घटना हुई। इन जगहों पर जब कूड़ा इकट्ठा होता है तो कूड़े के ढेर के साथ साथ कुछ ऐसी गैसें निकलती हैं जिससे उसमें विस्फोट भी हो सकता है। विस्फोट होने के कारण उस जगह पर अग्नि की घटना फैल सकती है। तो अगर जंगलों के आसपास कोई ऐसी डंपिंग साइट है तो उसकी निगरानी किया जाए जिससे कि ऐसी घटना जन्म न लेने पाए। साथ ही नियंत्रित आग की व्यवस्था हो। नियंत्रित आग अगर होगी, जंगलों में जो वृक्ष होते हैं उनके गिरे हुए सूखे पत्तों को एकत्र करके अगर उसमें आग लगाई जाए निगरानी में, प्रबंधन में, तो ऐसी घटना शायद होने से हम नियंत्रित कर सकें। इसके अलावा कुछ संभावनाएं भी हैं, जैसे कृत्रिम वर्षा को हम और विकसित करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि कृत्रिम वर्षा उतने लार्ज स्केल पर अभी हम उस दिशा में बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन एक संभावना है, इस दिशा में विचार किया जा सकता है। चलते चलते आप एक नजर डालें कि ये वनाग्नि की घटना पहली बार नहीं थी, इससे पहले ढेर सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इससे होने वाली क्षति काफी बड़ी मात्रा में पहले भी होती रही है। अक्टूबर 1871 में पेस्टिगो अमेरिका में एक वनाग्नि की घटना हुई जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार 1910 में एक घटना हुई इलाहो, मोंटानो और वाशिंगटन के क्षेत्र में, जिसको बिग बर्न के नाम से जाना जाता है। इसमें लगभग 3 मिलियन एकड़ जंगल जल के राख हो गया था। फरवरी 2009 में ऑस्ट्रिया में 173 लोग मारे गए इसी प्रकार के जंगल की आग से, और 1995 में उत्तराखंड में भी एक इसी प्रकार की घटना देखने को मिली जिसमें 3,75,000 हेक्टेयर जमीन जल गई। तो इस प्रकार की घटना न सिर्फ उत्तराखंड में, भारत के अनेक क्षेत्रों में, हिमाचल में भी देखने को मिली है। ये हमारा आज का सेशन था, आज का संदर्भ था। आज के संदर्भ को अगर आपने ठीक से समझा तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिख के अभ्यास जरूर करेंगे। ये प्रश्न आपके मेंस के प्रश्न पत्र के हिसाब से आज पूछा जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में अपना यथोचित उत्तर आप देने का प्रयास करें। साथ ही आपको ये बता दें अंत में कि टिंडर बॉक्स होता क्या है। वस्तुतः टिंडर बॉक्स एक ऐसी विस्फोटक स्थिति है जहां पर एक चिंगारी भी वहां पर विस्फोट कर सकती है, अर्थात आग लगने के लिए एक ऐसा उपयुक्त वातावरण बनाया हुआ स्थान, टिंडर बॉक्स की संज्ञा उसको दी जा सकती है, जहां पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगाने का कार्य करती है। चलिए आते हैं इस प्रश्न पर। आज का प्रश्न, आपके दृष्टिकोण में वनाग्नि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इससे निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए? आपके उत्तर की शब्द सीमा होगी 250 शब्द। और सबसे बेहतर उपाय क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।